Hello friends, how are you? सत्या सानी एनालिसिस ऑफ करंट अफेयर्स आपका स्वागत करता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारे न्यू वीडियो मिलते रहें। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर एनालिसिस के लिए आया हूँ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट्स 1985, 2004 एंड 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम। आप जानते हैं कि इंडिया में ये टॉपिक बहुत ही डिस्कस की गई, न्यूज में रहा। प्रॉपरली इसको CAA जो कहा जाता है, और सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। PT मेंस जो एग्ज़ाम है सब में पूछे जा सकते हैं। तो जितने अमेंडमेंट हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग सिटीजनशिप का बेसिक समझेंगे। उसके बाद जितने अमेंडमेंट हैं, जो 3 अमेंडमेंट हैं 1985 के, 2004 के, 2019 के, तीनों को हम अलग अलग से समझेंगे कि ये क्या था, क्या इसके नतीजे हुए, किस तरह से ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्यों इसके अगेंस्ट में इतना जो है प्रदर्शन हुआ, कोविड-19 के कारण जो प्रोटेस्ट था कम हो गया। तो इस सारी चीज़ को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला हमने सिटीजनशिप बेसिक्स करना है। जो हमारे क्लास पहले किए होंगे बहुत डिटेल जानते होंगे सिटीजनशिप क्या होते हैं, उनको अमेंडमेंट ज़्यादा समझना है। लेकिन जो लोग नए होंगे, टोटली अगर सिटीजनशिप नहीं जानते हैं, उनके लिए कुछ मैं बेसिक्स दे रहा हूँ। पहले नागरिकता के बारे में कुछ बेसिक्स दे रहा हूँ, क्योंकि इतना जानना ज़रूरी है, तभी हम अमेंडमेंट को अच्छा से समझ पाएंगे। अदरवाइज अमेंडमेंट हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ नागरिकता के बारे में। तो पहला जो बेसिक्स है कि भाई सिटीजन्स कौन होते हैं। सिटीजन्स कौन होते हैं? किसी देश के, समाज के वैसे व्यक्ति जिनको सारे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, उनको नागरिक कहा जाता है। राजनीतिक अधिकार, खास करके मत देने का अधिकार प्राप्त हो, तो उनको नागरिक कहा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को हम इस तरह से बांट सकते हैं कि वो व्यक्ति नागरिक हो सकता है अथवा गैर नागरिक हो सकता है, दैट इज विदेशी हो सकता है। फिर जो विदेशी होगा उसको 2 भाग में बांट सकते हैं कि दोस्त विदेशी हो सकता है और दुश्मन विदेशी हो सकता है। दुश्मन विदेशी उसको कहते हैं कि जिस देश का वह व्यक्ति है, नागरिक है, उसके अगेंस्ट में इंडिया वार लड़ रहा हो, उसके साथ युद्ध लड़ रहा हो। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया भी शब्द अपने ऑर्डर में दिया था मणिपुर को लेकर के। आप जानते होंगे आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है, उसके तहत दी गई है कि कोई व्यक्ति अगर अनरेस्ट एरिया है, उसमें आर्म्स के साथ आता है, तो उसको एनिमी माना जाएगा, दुश्मन माना जाएगा। उसको देखते गोली मार दी जाएगी और उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि एलिज्ड एनिमी है, जो व्यक्ति आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के तहत आता है अनरेस्ट एरिया में आर्म्स के साथ, वो एनिमी नहीं है, एलिज्ड आरोपी एनिमी है, आरोपी दुश्मन है। इसलिए उसको सिटीजन के सारे अधिकार प्राप्त होंगे। तो ये भी टर्म हमको जानना चाहिए कि भाई आरोपी एनिमी कौन है। उसके बाद दूसरा इसमें जो बेसिक्स में जो है, ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नागरिक होने की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो पहला इम्पोर्टेंस ये है कि कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं केवल नागरिक को ही प्राप्त हैं। जो नागरिक नहीं हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो
इसमें से जो हमने लिखा है कि भाई जो आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, ये फंडामेंटल राइट केवल नागरिक को ही प्राप्त है, जो गैर नागरिकों को उनको प्राप्त नहीं है। अब बाकी जो फंडामेंटल राइट हैं सबको प्राप्त है, चाहे वो नागरिक हो अथवा गैर नागरिक हो। तो इसमें कोई डाउट नहीं करना है। बहुत सारे, एक तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा था कि इसमें जो है डाउट्स हैं कि आर्टिकल जो 14 है, 17 है, 18 है, 21 है, क्या उनको प्राप्त है कि नहीं है जो गैर नागरिक हैं। आप रोहिंग्या को देखिए, रोहिंग्या आए हैं इंडिया में, इंडिया के नागरिक नहीं है। तो रोहिंग्या के जो ये फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है बोर्ड पे कि 15, 16, 19, 29, 30 ये प्राप्त नहीं है उनको। बाकी जितने फंडामेंटल राइट हैं सब उनको, रोहिंग्या को भी प्राप्त है, जो गैर नागरिक हैं उनको भी प्राप्त है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर क्लियर कीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद से अगला बेसिक्स का पार्ट में ले रहा हूँ, सिटीजनशिप कंट्रोल। कि सिटीजनशिप है, भारत में जो सिटीजनशिप है किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। पहला चीज़ है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और उससे पहले की नागरिकता होगी वो संविधान के द्वारा जो है निर्धारित होती है। और 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और उसके बाद की नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 से निर्धारित की जाती है। तो ये भी अंतर आप समझ लीजिए। अब जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके बारे में हम ब्रीफली चर्चा कर लेंगे। पहला इसमें हम देख रहे हैं कि भाई क्या तरीका है जिसके तहत कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इसमें पहला जो है बाई बर्थ, जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पे किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और जन्म के टाइम उसके माता पिता में से कोई भी भारत के नागरिक हो, तथा जो दूसरे उसके माता अथवा पिता हो वो गलत रूप से भारत में प्रवासी नहीं हो, वो गलत रूप से इलीगल माइग्रेंट्स नहीं हो। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि माइग्रेंट्स जो होते हैं, माइग्रेट करके दूसरे कंट्री से हमारे देश में आए हुए हैं, वो दो तरीके के हो सकते हैं। वो लीगल माइग्रेंट हो सकते हैं, कानूनी रूप से आए हुए हैं। इंडियन पासपोर्ट एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट है, उसके तहत प्रोविज़न है कि वीज़ा पासपोर्ट के साथ आना है। अगर कोई विदेशी भारत में आना चाहता है तो वीज़ा पासपोर्ट के साथ आता है तो लीगल माइग्रेंट्स है, अगर बिना वीज़ा पासपोर्ट के आता है तो इलीगल माइग्रेंट्स है, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन दी गई है कि भाई बच्चे का जन्म तो हुआ हो इंडिया में, लेकिन जन्म के टाइम, बच्चे के जन्म के टाइम उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो दूसरा माता अथवा पिता है वो जो है इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। जो इलीगल माइग्रेंट का जो कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ा गया 2004 के अमेंडमेंट में जोड़ा गया, यहाँ भी मैं चर्चा करूँगा। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2004 है इसमें भी ये आया प्रोविजन, लेकिन इसको आपने क्लियर किया कि कोई व्यक्ति भारत में बर्थ के आधार पे कैसे सिटीजन प्राप्त कर सकता है। दूसरा जो तरीका है भारत के सिटीजनशिप को प्राप्त करने का, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, वो है डिसेंट के आधार पे, वंशज के आधार पे। वंशज के आधार पे है, लॉ ऑफ ब्लड कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ब्लड कह सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर विदेश में हुआ हो, भारत से बाहर हुआ हो, लेकिन जन्म के टाइम उसके माता पिता में से कोई भी अगर भारत का नागरिक हो और उसका जन्म उस देश में के एम्बेसी में, चाहे कॉन्सुलर ऑफिस में रजिस्टर्ड हो, तो वो भारत का नागरिक होगा। तीसरा जो मेथड्स है नागरिकता को प्राप्त करने का, वो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है। पंजीकरण के द्वारा भी कुछ कैटेगरी के लोग जो होते हैं, जैसे एनआरआई होते हैं,
OCI होते हैं, सॉरी NRI नहीं होंगे, NRI तो नागरिक ही होते हैं इंडिया का, OCI हैं, PIO हैं, और इनके जो माइनर चिल्ड्रंस होंगे, स्पाउजेज होंगे, वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसमें रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है, सर्विस क्वालिफिकेशन दी गई है, जो कि फार्मूला के रूप में हम लिख सकते हैं 6/8 + 12 मंथ। इसका मतलब है कि एग्रीगेट 8 मंथ में से 8 साल जो है, मंथ नहीं है, 8 साल में से 6 साल वो भारत में रहे हों, और उसके अलावा एप्लीकेशन के फाइल करने के डेट से 12 मंथ पहले कॉन्टिन्यूसली वो भारत में रहे हों। इसका मतलब है कि टोटल उस व्यक्ति को भारत में 7 साल रहना होगा, रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन उसको दिखाना होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत में रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन, सर्विस क्वालिफिकेशन 7 बरस का है, जो कि इसका ब्रेकअप इस तरह से है कि टोटल 8 साल में से 6 साल उसको रहना है, जो डिसकंटिन्यू भी हो सकता है, बाहर गया आया, लेकिन 8 साल में से 6 साल उसको रहना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूस हो सकता है। लेकिन एप्लीकेशन फाइल करने से 12 मंथ पहले कॉन्टिन्यूस जो है 1 साल उसको रहना पड़ेगा, उसमें 1 दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। टोटल जो है 6 साल + 1 साल, 7 साल उसको भारत में रहना होगा, तब वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। अगला जो मेथड्स है, तरीका है, वो नेचुरलाइजेशन है, प्राकृतिक रूप से भी कहते हैं इसको, नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से, देसीकरण भी कहते हैं। इसके लिए जो है भी जो कंडीशंस है, रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन है, सर्विस क्वालिफिकेशन ही है, और भी है कि अच्छा कैरेक्टर का होना चाहिए। भारत में जो 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज है, उसमें से कोई एक लैंग्वेज उसको आना चाहिए। इसके लिए भी जो रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन है, सर्विस क्वालिफिकेशन है, और इसमें जो है, इसके लिए फॉर्मूला के रूप में आप देख सकते हैं कि भाई 11/14 + 12 मंथ है। इसका मतलब हुआ कि 14 बरस में से 11 ईयर्स, 11 बरस उनको भारत में रहना है, जो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, 14 में से बरस में से 11 बरस ही रहना है। लेकिन एप्लीकेशन जिस दिन फाइल करेंगे उससे जस्ट पहले 1 साल तक कंटिन्यूअस उनको भारत में रहना है, मतलब टोटल उनको 12 साल भारत में रहना है। रजिस्ट्रेशन के लिए 7 साल हुआ, और नेचुरलाइजेशन जो है, प्राकृतिक रूप से नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 11 साल + 1 साल यहाँ है, तो 12 साल लगातार 12 साल 1 साल लगातार, और जो 11 साल है डिसकंटिन्यूस हो सकता है। टोटल 12 साल उनको भारत में रहना होगा, तब उनको प्राकृतिक रूप से के मेथड के द्वारा उनको नागरिकता दी जा सकती है। आप जानते हो अदनान सामी को इस तरीका से, इस मेथड से भारत की नागरिकता दी गई हुई है। इसका आगे भी हम लोग को जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसका महत्व दिखेगा। इसमें चेंज की गई है, किसी खास धर्म के लोगों के लिए इसमें चेंज की गई है। इसको चेंज करके 5/14 कर दी गई है, जो यहाँ मैं हाईलाइट करूँगा। लेकिन इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर बात ये समझ में यहाँ आ गई तो आगे यहाँ भी समझ में आ सकती है। उसके बाद अगला जो तरीका है, लास्ट तरीका है भारत की नागरिकता को प्राप्त करने का, वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इन इंडिया। क्षेत्र समाविष्ट द्वारा भी भारत की नागरिकता को प्राप्त की जा सकती है। मतलब हुआ कि अगर कोई क्षेत्र भारत के क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो भी भारत के नागरिक होंगे। जैसे गोवा है, सिक्किम है,
तो इस मेथड्स के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त की जा सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा, जो पार्लियामेंट ने बनाई हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए जो नागरिकता को रेगुलेट करे, आर्टिकल 11 में। उसके बाद एक और बेसिक्स है सिटीजनशिप के बारे में, उसको भी जान लेना चाहिए। डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, दोहरी नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें 3 वर्ड है, PIO, OCI, जो NRI हैं। जो NRI हैं, जिनको हम कहते हैं अप्रवासी भारतीय, वो तो भारत के सिटीजन ही हैं, सिटीजन के सारे अधिकार उनको मिले हुए हैं। यहाँ तक कि उनको राइट टू वोट भी मिला हुआ है। 2011 में राइट टू वोट उनको दे दी गई, तो उनको सारे अधिकार मिले हुए हैं। राइट टू कॉन्टेस्ट भी उनको दी गई हुई है, कहीं मना नहीं किया गया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसलिए राइट टू वोट से ही राइट टू कॉन्टेस्ट आता है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार आता है, इसलिए उनको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार दी गई है। और NRI है, वो भारत के नागरिक हैं, रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए विदेशों में वो रह रहे हैं, लेकिन अभी भी भारत की नागरिकता को रखे हुए हैं। तो इनको डुअल सिटीजनशिप देने की ज़रूरत नहीं है, सारे अधिकार इनको थे। डुअल सिटीजनशिप जो डिमांड की गई थी PIO और OCI के द्वारा दी गई थी, चूँकि इनका जो है, जो PIO OCI जो मैं डिफाइन करूँगा, इनके द्वारा डुअल सिटीजनशिप की डिमांड की गई थी। चूँकि इनका भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, इनका इमोशनल अटैचमेंट भी भारत से था, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नियर डियर, इनका जन्म यहाँ हुआ, जो प्लेस है उसके साथ भी इनका इमोशनल अटैचमेंट था। इसलिए उन्होंने डिमांड किया और भारत सरकार ने सही समझा इस बात को। कमीशन बना, LM सिंघवी कमेटी ने रिकमेंड किया और सिटीजनशिप एक्ट 1955 को सुटेबली अमेंड की गई और दोहरी नागरिकता इनको दी गई, जिसमें कुछ लिमिटेड इनको अधिकार दिए गए। तो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि PIO क्या है, OCI क्या है। जो PIO है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, हिंदी में इसको कहेंगे कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और इनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, जिसको आप परदादा कर सकते हैं, अथवा ग्रैंड पेरेंट्स, जिसको आप दादा कर सकते हैं हिंदी में, अथवा पेरेंट्स माता पिता, और हिमसेल्फ कर सकते हैं, व्यक्ति स्वयं कभी भारत का नागरिक हो, लेकिन विदेश में जाके बसने के कारण भारत की नागरिकता खत्म हो गई। जो PIO होते हैं वो भारत के नागरिक संविधान के जो आर्टिकल 5 to 11 है उसके द्वारा थे, संविधान के तहत वो नागरिक थे, लेकिन उनकी नागरिकता बाद में खत्म हो गई। जो OCI है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय विदेशी इनको कहा जाता है। PIO भी भारत के नागरिक नहीं है। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारतीय विदेशी है, ये भी भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए इनको नागरिक अधिकार इनको प्राप्त नहीं थे। इसलिए दोनों लोग, जो PIO है, OCI है, दोनों डिमांड किए कि हमको जो है लिमिटेड भारत की नागरिकता की फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि जब भी वो भारत में आते थे, बिजनेस से आए, इमोशनल अटैचमेंट के कारण मिलने के किसी से आए, तो उनको आने जाने बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब आते थे वीज़ा वगैरह की जरूरत पड़ती थी, प्लस पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ता था, बहुत सारा इनकन्वीनियंस होता था। इसलिए उन्होंने डिमांड किया, गवर्नमेंट ने सही समझा और 2002 में PIO कार्ड इशू की गई। उनमें इसके तहत इनको बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई जो आप पढ़े होंगे। OCI थे, उनको 2005 में जो है होम मिनिस्ट्री ने रूल बना करके OCI कार्ड दे दिया। बाद में जो
PIO को कुछ कम फैसिलिटी थी, OCI की ज़्यादा थी। PIO ने डिमांड किया कि दोनों को बराबर कर दी जाए। तो गवर्नमेंट ने 2015 में PIO कार्ड जो एग्जिस्टिंग था उसको OCI में शामिल कर लिया। नया PIO कार्ड 2015 के बाद से इशू नहीं किया जाता है, और OCI कार्ड जो है अभी लागू है 2015 के बाद से, जो लिमिटेड इनको फैसिलिटी दी गई हुई है। तो हमने सिटीजनशिप बेसिक को समाप्त किया। सिटीजनशिप के बारे में बेसिक जानने के बाद से हम अमेंडमेंट को देखेंगे कि भारत में जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें किस तरह से अमेंडमेंट हुआ है और इसका क्या प्रभाव भारत पे पड़ा हुआ है। भारत में जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट आधार ओरिजिनल था वो नेचुरल प्रिंसिपल पे था, जैसे बाई बर्थ है, जन्म के आधार पे है। ये प्रिंसिपल ऑफ जो है जूस सोली कहा जाता है, जूस सोली, जस सोली, जन्म के आधार पे जहाँ जिसका जन्म हुआ, ये नेचुरल लॉ है। कहा जाता है कि ये नेचर का डिजाइन है कि किसी बच्चे का जन्म कहाँ होगा। बहुत सारा जो यूरोपियन कंट्री है, USA है, इस आधार पे नागरिकता दी जाती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे का जन्म किसी भी देश के उसके माता पिता हों उस देश में होता है तो उस बच्चे को वहाँ की नागरिकता दे दी जाती है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का आधार पे है, बाई बर्थ जो सिटीजनशिप है। तो भारत में भी इस तरह की व्यवस्था पहले थी, अमेंडमेंट के थ्रू इसको चेंज की गई है। बहुत सारा इसमें कंसिडरेशन ला दी गई है, शर्तें लगा दी गई हुई है। तो हम देखेंगे किस तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्सेप्ट थे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पे उसको चेंज की गई है, और जिसके कारण प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो पहला मैं अमेंडमेंट देखता हूँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 को देखते हैं। यह जो अमेंडमेंट एक्ट है असम समझौता 1985 में हुआ था आसू के बीच में, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, उस टाइम राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बीच में हुआ। चूँकि बहुत सारे लोग बांग्लादेश से असम में आ गए हुए थे, तो असम के जो स्टूडेंट थे उन्होंने आंदोलन किया। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और जो आसू है स्टूडेंट यूनियन है उनके भी समझौता हुआ, असम एकॉर्ड कहते हैं जिसको 1985 में, और उसके आधार पे सिटीजनशिप को में संशोधन लाया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 को पास किया गया। असम एकॉर्ड के समझौता जो था उसको लागू करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट में 6A जोड़ा गया, सेक्शन 6A को जोड़ा गया। इसमें क्या प्रोविज़न थे? इसमें जो प्रोविज़न थे बनाए गए थे कि जो भी असम में बांग्लादेश से आए हुए हैं, अगर वो 1 जनवरी 1966 से पहले आए हुए हैं तो वो असम के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे। ये भी हमको जानना चाहिए कि इंडिया में एकल नागरिकता है, केवल भारत की ही नागरिकता है, किसी राज्य की नागरिकता नहीं होती है। तो भारत के ही नागरिक होंगे अगर इस डेट से पहले आ चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति असम में 1 जनवरी 1966 परंतु 25 मार्च 1971 से पहले आया है तो वह भारत में रह सकता है, लेकिन उसको 10 साल के लिए नागरिकता नहीं दी जाएगी। 10 साल के बाद ही उसको नागरिकता दी जाएगी, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तीसरा जो प्रोविज़न इसमें है कि जो व्यक्ति असम में 25 मार्च 1971 के बाद आया हुआ है उसको जो है विदेशी माना जाएगा, उसको पहचाना जाएगा और पहचान करके देश से निकाला जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। तो सिटीजनशिप एक्ट में एक प्रोविज़न 1985 में जोड़ी गई। इस पर गवर्नमेंट कोई काम नहीं किया, उसी तरह से पढ़ा हुआ था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो ये प्रोविज़न है इसको लागू किया जाए, और इस प्रोविज़न को लागू कराने के लिए गवर्नमेंट ने एनआरसी जो है असम में लागू किया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन असम में लागू किया गया, जो आप जानते हैं कि क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स हुए, क्या क्या कंडीशंस बनाए गए और किस आधार पे वहाँ लगभग 20 लाख लोगों को छांटा गया है, अलग किया गया है। जो आधार थे वो भी सही नहीं थे, जो क्लेम ट्रिब्यूनल थे वो भी सही नहीं थे, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो बैकग्राउंड के लोग थे वो ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे थे, जुडिशियल माइंड था नहीं, इसलिए जुडिशियल माइंड से डिसीजन हुआ नहीं, और इतने प्रॉब्लम्स वहाँ भी आ गए। पैसे भी अबाउट 3000 करोड़ खर्च हुए। इसके पॉजिटिव निगेटिव अगर हम देखें तो पॉजिटिव के रूप में देखेंगे कि असम में बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश से आ गए हुए थे। असम में रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन पहले से भी ज़्यादा है, डेंसिटी भी ज़्यादा है, और बाहर से लोग आए तो रिसोर्स पे तो प्रेशर पड़ेगा, प्लस कल्चर इंटरफेरेंस भी हुए। तो इस आधार पे हम कर सकते हैं कि भाई एक जो है अमेंडमेंट लाना सही था, इसको लागू करना भी सही था। अगर नेगेटिव हम देखें तो एक्ट पास हुआ 1985 में प्रोविजंस, लेकिन जो लागू की जा रही है 2019 में लागू की जा रही है। इतना दिन के बाद उस प्रोविज़न को लागू की जा रही है, इतना दिन के बाद इतने लोग वहाँ इतना दिन से रह चुके, इतने बच्चे पैदा हो चुके होंगे, इतना दिन रहने के बाद से फिर उनकी नागरिकता को ली जा रही है, उनको बर्थ को पूछा जा रहा है, उनके पेरेंट्स को बर्थ को पूछा जा रहा है, उतना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो डेटा कहाँ से अवेलेबल करा पाएंगे वो। इसलिए एक बहुत सारा क्यास असम में पैदा हो गया था, अभी भी है, कोविड-19 के कारण बहुत सारा कम हो गया हुआ है। तो दोनों में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का यहाँ वायलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको रिकॉन्सिडरेशन करने की ज़रूरत थी। तो इस तरह से हमने देखा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985। दूसरा जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो 2004 का है। इसके तहत जो है सेक्शन 14A सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जोड़ा गया, और इसके जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रोविजंस हैं इसको हम देखेंगे। हमने पहले भी हाईलाइट किया था यहाँ पे कि भारत में कोई व्यक्ति बर्थ के आधार पे सिटीजनशिप ले सकता है, लेकिन उसमें हमने कहा था कि उस टाइम बर्थ के टाइम उसके माता पिता भारत के नागरिक होना चाहिए, और दूसरा एक जो माता पिता में से कोई होगा वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रोविज़न है ये 2004 में लाया गया था, जो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो इसमें इसको लाया गया था, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेश से लोग जो है आ जाते थे, इलीगली माइग्रेंट हो जाते थे, भारत में आकर किसी से शादी कर लेते थे। तो इलीगली अगर आए हुए हैं और इंडिया में किसी सिटीजन से शादी कर लेते हैं तो जो बच्चे होंगे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसको रोकने के लिए ये प्रोविज़न को लाई गई थी। प्लस दूसरा जो इसमें संशोधन हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू, पंजीकरण के थ्रू, देशीकरण, प्राकृतिक रूप, नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो नागरिकता दी जाती थी, उसमें एक कंडीशन जोड़ा गया कि जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है वो इंडिया में इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। ये भी 2004 में लाया गया है। मतलब यही हुआ, अभी भी प्रोविज़न ये लागू है कि भारत में जो भी व्यक्ति अगर इलीगल माइग्रेंट्स है, गैर कानूनी ढंग से भारत में आ रहा है, बिना वैलिड वीज़ा पासपोर्ट को भारत में आ रहा है, किसी भी देश से आ रहा है, वो कितना कुछ साल रह जाएगा इंडिया में, 100 साल भी रहेगा, उसको भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन मेथड से, नेचुरलाइजेशन मेथड से नहीं दी जाएगी। हाँ, दी जा सकती है अगर होम मिनिस्ट्री परमिशन देगी,
अगर एग्जेम्प्ट करती है तो दी जा सकती है, लेकिन केवल इसके आधार पे नहीं दी जा सकती। जो नेचुरलाइजेशन में कंडीशन दी गई है कि उसको जो है 12 बरस रह जाएगा, 11 + 12 मंथ रह जाएगा। रजिस्ट्रेशन में था कि भाई 7 ईयर्स रह जाएगा, 6 ईयर्स + 12 मंथ रह जाएगा। तो केवल इसके आधार पे नहीं दी जाएगी, उसको लीगल माइग्रेंट्स होना चाहिए। तो एक कंडीशन 2004 में जोड़ी गई। हालांकि इसको भी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे इलीगल माइग्रेशंस हो रहे थे, तो उस आधार पे इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट इसमें जो प्रोविजन है इस अमेंडमेंट एक्ट में 2004 में, इसमें प्रोविजन जो है कि भाई गवर्नमेंट जो है एनआरसी और एनआरआईसी, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक पंजी, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, तो भारत सरकार है एनआरसी और एनआरआईसी प्रिपेयर कर सकती है, मेंटेन कर सकती है। और इसी के तहत जो रूल बनाई गई रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ आइडेंटिटी कार्ड रूल्स, इस एक्ट के तहत 2013 में रूल बनाई गई, और इसके तहत जो है भारत सरकार भारतीय जो नागरिक हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर सकती है और आइडेंटिटी कार्ड इशू कर सकती है। अब जो एनआरसी है इसके तहत प्रोविजन है कि एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तैयार किया जा सकता है। हमने अभी देखा कि आसाम में एनआरसी हो चुका है, और इसके आधार पे 2010 में यूपीए गवर्नमेंट ने एनपीआर तैयार किया। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया। अगर हम देखें कि आसाम में एनआरसी हो चुका है, बाकी देश में कैसे हो? बाकी देश में तो एनआरसी हुआ नहीं है। तो जो डिकेडल जो पॉपुलेशन सेंसस होते हैं उसी को बाकी जो है देश के लिए एनआरसी मान लिया जाता है। और इसी प्रोविजन, इसी अमेंडमेंट के आधार पे एनपीआर यूपीए गवर्नमेंट ने कराया, लेकिन इसमें जो आधार था, एनपीए का जो आधार था वो यूजुअल रेजिडेंस था। यूजुअल रेजिडेंस का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी जगह पे जब सेंसस हो रहा है, एनपीआर कंडक्ट हो रहा है, पॉपुलेशन सेंसस जो डिकेडल सेंसस होता है उसी में एनपीआर का डेटा भी कलेक्ट किया जाते हैं। और जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो पूछा जाता है यूजुअल रेजिडेंस के लिए कि अगर कोई व्यक्ति उस स्थान पे लास्ट 6 मंथ से रह रहा है और उसी स्थान पे उसको अगले 6 मंथ तक फर्दर रहने का इरादा है तो उसको एनपीआर में काउंट कर लिया जाए। एनपीआर 2010 में ये आधार था, ग्राउंड्स था, जो इजी था कि कोई भी व्यक्ति लास्ट 6 मंथ से वहाँ रहा हो, अगले 6 मंथ तक उसको रहने की इरादा हो तो एनपीआर में काउंट कर लिया गया। इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। लेकिन जो गवर्नमेंट है 2019 में एनपीआर कराने जा रही थी, इसमें जो ग्राउंड्स थे, आधार थे, उसको बदले गए हुए थे। उसमें जो ग्राउंड्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट में है, विवाद में है, वो बर्थ प्लेस ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ था उसको पूछा गया है। ऐसा कॉलम उसमें है, उसको भरना है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। उसके अलावा उसके माता पिता का भी जन्म कहाँ हुआ था, इसके लिए भी कॉलम है, इसको भी भरना है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। बहुत सारे जो लीडर्स हैं, लोग कह रहे हैं कि जो एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और एनपीआर है और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, उसमें कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ये बात सही नहीं है। एनपीआर में जो 2019 का है, इसमें जो आप पूछ लिए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके पेरेंट्स का जन्म कहाँ हुआ, इसके आधार पे जो है एनआरसी तय किया जा सकता है, रजिस्टर तय किया जा सकता है, आइडेंटिटी कार्ड उसको इशू नहीं किया जाएगा।
क्योंकि सिटीजनशिप बर्थ के आधार पे होता है, उसके पेरेंट के बर्थ के आधार पे होता है। इसलिए एक बार एनपी तैयार कर दी गई तो इस डेटा से एनआरसी तैयार की जा सकती है। इसलिए दोनों में रिलेशंस हैं, इसलिए इसका प्रोटेस्ट भी बहुत सारा हो रहा है और अभी एनपीआर रुका हुआ है, आप जानते होंगे। तो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2004 हमने देखा। उसके बाद जो अगला अमेंडमेंट है जो CAA 2019 के नाम से फेमस है, CAA आपने देखा होगा, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए उसके CAA के। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो हुए, इसको हम देखते हैं। इसमें इस अमेंडमेंट के द्वारा सेक्शन 2 में एक प्रोविजो जोड़ा गया, एक कंडीशन जोड़ा गया, और इसके तहत ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अथवा अफगानिस्तान से भारत में आया हो 31 दिसंबर 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आया हो, वो हिंदू हो अथवा बुद्ध हो अथवा जैन हो अथवा सिख हो अथवा पारसी हो अथवा क्रिश्चियंस हो, वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होगा। अगर बिना वैलिड वीज़ा पासपोर्ट का भी आया हो इन 3 देशों से और इन धर्मों में से किसी में से एक का हो, तो उसको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें जो है मुस्लिम को छोड़ दी गई है, जो एथिस्ट होते हैं, नास्तिक अगर होंगे उनको भी छोड़ दी गई हुई है। वो क्या हो जाएंगे? वो इलीगल माइग्रेंट्स हो जाएंगे। लेकिन इस धर्म के लोग इन 3 देशों से आए हैं, वो क्या होंगे? वो लीगल माइग्रेंट्स हो जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या है उनको? इनका फ़ायदा ये है कि इनको जो है भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के थ्रू अथवा नेचुरलाइजेशन के थ्रू दिया जा सकता है। फिर जो सेक्शन 6B भी जोड़ा गया है इसमें, इस अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन 6B जोड़ा गया है, और इसमें इस बात को लिखा है जो मैं भी बता रहा था कि इनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू अथवा नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता दी जा सकती है और उनको जो है इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। चूँकि रजिस्ट्रेशन के थ्रू नेचुरलाइजेशन के थ्रू भारत की नागरिकता लेने के लिए उस व्यक्ति को इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। और जो ये लोग तीनों देश से, तीनों जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आए हैं, इस रिलीजियस ग्रुप के लोग बिना वैलिड वीज़ा पासपोर्ट के आए हुए हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो उनको नागरिकता देने के लिए होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर दिया है। उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जा रहा है। मतलब उनको जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू, नेचुरलाइजेशन के थ्रू नागरिकता दी जा सकती है। इसके अलावा एक और इसमें संशोधन की गई है थर्ड शेड्यूल में नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता को प्राप्त करने के लिए, जैसा पहले हमने कहा कि 12 वर्ष जो है उस व्यक्ति को भारत में रहना होगा, 14 बरस में से 11 बरस प्लस 12 मंथ कंटिन्यूस रहना पड़ेगा। तो पहले जो है इस अमेंडमेंट से पहले इस रिलीजियस ग्रुप के लोग जो भारत में आते तीनों देशों से उनको 12 वर्ष रहना पड़ता, लेकिन इसको घटा करके 5/14 कर दी गई है प्लस 12 मंथ। मतलब अब उनको जो है 14 बरस में से कंटिन्यूसली, 14 बरस में से ये डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, 14 बरस में से 5 बरस जो है उनको डिसकंटिन्यूस भी रह सकते हैं, लेकिन टोटल 5 बरस होना चाहिए। 14 बरस में से 5 बरस प्लस 12 मंथ, 1 साल कंटिन्यूस इनको भारत में रहना होगा। तो पहले उनको 12 बरस रहना पड़ता, अब क्या है इनको केवल जो है 5 ईयर्स यहाँ एक है, 6 बरस ही उनको रहना होगा और उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। मतलब जो भी हिंदू हैं, बुद्ध हैं,
हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए हुए हैं, उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। उनको जो है केवल 6 बरस अगर रह लेंगे तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो अब हम इसका देखते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, क्यों CAA के अगेंस्ट में इतना प्रोटेस्ट हुआ भारत में, कोविड-19 के कारण रुका अथवा ये प्रोटेस्ट बहुत ही हाई लेवल का जा रहा था, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, यहाँ तक कि दिल्ली में राइट्स वगैरह भी बहुत सारे हुए। तो इसके पॉजिटिव क्या है, गवर्नमेंट क्यों लाना चाह रही है, इसके निगेटिव क्या है, दोनों डायमेंशन हम देखेंगे। सबसे रेलिवेंट अमेंडमेंट आज के टाइम में तो यही है, तो इसको हम देखते हैं कि पॉजिटिव क्या है, क्या ये जस्टिफाइड है, सही है। पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियंस जो माइनॉरिटी हैं इन तीनों देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, वो प्रोसिक्यूटेड हैं, प्रताड़ित हैं, उनको टर्चर किया जा रहा है, उनके बहुत सारे जो राइट्स हैं उनको वहाँ नहीं दिया जा रहा है। और भारत में जो मोस्ट ऑफ हिंदूज रहते हैं, तो भारत का कहीं ना कहीं एक नैतिक जो है कर्तव्य हो जाता है कि उनको जो है नागरिकता दी जाए, उनको शरण दी जाए। आप जानते होंगे जैसे इजराइल है, जीव स्टेट अपने को घोषित किया हुआ है और दुनिया के सारे जीव से कहा है कि वो आकर के इजराइल में रह सकते हैं। वो रिलीजियस स्टेट डिक्लेयर कर चुका है अपने आप को। तो उस आधार पे, उस रीजनिंग के आधार पे लोग कहते हैं कि भारत भी मेजॉरिटी हिंदू वाला देश है और कहीं अगर इस तरह के लोग प्रताड़ित हैं तो उनको आश्रय देना इसका एक कर्तव्य बनता है। तो इस तरह से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो इसके निगेटिव है, जो क्रिटिसिजम्स हैं, ये जो अमेंडमेंट है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है कि नहीं करता है। तो अगर हम देखें कि क्या ये जो अमेंडमेंट है CAA 2019 संविधान परत है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है। तो इसके लिए पहला पॉइंट हम ले लें, अगर सेक्युलरिज्म, जो सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, जिसको शुद्ध हिंदू में आप कहेंगे पंथ निरपेक्षता। तो कहा जाता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है जिसमें राज्य को अपना कोई धर्म नहीं होता है। इजराइल रिलीजियस स्टेट हो गया, लेकिन भारत तो सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, राज्य को, स्टेट को कोई अपना रिलीजन नहीं है। ये जनता, नागरिक और जो है गॉड के बीच में नहीं आता है, धर्म के बीच में नहीं आता है। यहाँ हर व्यक्ति जो है आज़ाद है अपने धर्म को पर्सनल मैटर रखने का। और इस आधार पे ये जो प्रोविज़न है कि जो इन 3 देशों से भारत में इलीगली माइग्रेंट्स आ गए, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन वही मुस्लिम भी अगर इन देशों में प्रताड़ित हो, अथिस्ट भी हो, अदर कोई रिलीजियस हो, वो प्रताड़ित हो, उसको जो है इलीगल माइग्रेंट्स माना जाएगा और उसको नागरिकता इस आधार पे नहीं दी जाएगी। दूसरा, उसको जो है 12 बरस इंडिया में रहेगा, आप प्लस उसको तो इलीगल माइग्रेंट्स मान लिया जाएगा, इसलिए उसको नागरिकता दे ही नहीं जाएगी, चाहे वो सैकड़ों बरस तक इंडिया में रहे। तो कहीं न कहीं इंडिया में धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन का सीट्स जो है ए प्रोविजन वो दिया है। इसलिए जो लोग अफेक्टेड हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे बलूची हैं, सिंधी हैं। अब रोहिंग्या का देखिए, रोहिंग्या जैसा दुनिया में कोई प्रताड़ित इंसान नहीं होगा। वहाँ की म्यांमार की आदमी ने जो है वहाँ से इनको भगा दिया, जान का खतरा, हर चीज़ का खतरा।
तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं नेबरिंग कंट्री में। बहुत सारे जो लोग हैं जो दूसरे धर्म के भी लोग हो सकते हैं जिनको प्रोसिक्यूटेड है, तो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। आर्टिकल 15 में भी कही गई है, और सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, सार्वभौमिक ही केस में कहा गया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म का वायलेशंस है, इंडिया के साइकिक के भी अगेंस्ट है। इंडिया का जो साइकिक है, इंसान का जो साइकिक है, इनहेरेंटली सेकुलर रहा है। धर्म के आधार पे किसी भी इंसान को इंडिया में डिस्क्रिमिनेट नहीं की गई है, तो उसका भी उल्लंघन कर रहा है। अगर हम आर्टिकल 14 देखें, जो 14 है, अगर आप डिटेल पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं। लेकिन सिंपली हम यहाँ कहेंगे कि अगर कहीं भी बायसनेस हो, पक्षपात हो, तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है। आप भेदभाव नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं कर सकते। आर्टिकल जो 14 है इसको प्रोहिबिट करता है। आप निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, क्या वो रेशनल है, वो लॉजिकल है, तार्किक है। तो अगर हम देखें कि जो इसमें जो भेदभाव धर्म के आधार पर दिख रहा है वो लॉजिकल नहीं है, ह्यूमनिस्टिक नहीं है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा उसी को हमको आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। लेकिन हमारा भी ड्यूटी है कि हम इसको समझें कि जो अमेंडमेंट है ये सही है कि गलत है, और क्या इस अमेंडमेंट से बहुत सारे लोगों की नागरिकता चली जा सकती है, छीनी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एनआरसी को रिकॉन्सिडर करने की ज़रूरत है। एनआरसी तैयार हो, लेकिन इसमें जो कंडीशंस बनाई जा रही हैं उसमें कुछ ढील देने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन इसमें हो रहा है, जो कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का आधार पर नागरिकता तय किया हुआ था। लेकिन 2004 में जो है एक कॉन्सेप्ट जो लाई गई जिसमें नॉट इलीगल माइग्रेंट्स का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, और इस आधार पे देखा जाए कि हजारों वर्ष भी कोई अगर इलीगली माइग्रेंट होकर इंडिया में रहे तो भारत की नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या ये नेचुरल है? प्राकृतिक रूप का मतलब क्या हुआ कि नेचर एक्सेप्ट किया। आप बताइए, कोई व्यक्ति कहीं भी चला जाए, कितना दिन में नेचर उसको अडेप्ट कर लेगा, वहाँ के लैंग्वेज को, कल्चर के, एनवायरनमेंट को। इस आधार पे इसके लिए यहाँ दी गई थी कि 12 ईयर्स। तो एक्स्ट्रा कंडीशंस लाई गई हैं जो इंडिया में कहीं ना कहीं कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। तो इस तरह से हमको सारे एस्पेक्ट को देख करके एक बैलेंस ओपिनियन बनाना है, so that you can write in a very right way in exam. Okay then, thank you so much for this.